नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको एक बड़े महत्वपूर्ण विषय के ऊपर कुछ जानकारी दूंगा। मन में अक्सर ये सवाल आते हैं कि सभी लोगों को जब स्ट्रेस होता है तो कुछ ही लोगों को मानसिक बीमारी क्यों होती है। ये बहुत आम धारणा है कि भाई स्ट्रेसेस तो लाइफ में सबको आते रहते हैं, स्ट्रेसेस से तो जूझना आना चाहिए, स्ट्रेसेस से डील करने की तो क्षमता और स्ट्रेंथ हम सभी में होनी चाहिए। अगर कोई स्ट्रेसेस आ रहे हैं तो उससे डील करो, उसका सामना करो, उससे दूर मत भागो। ऐसी अक्सर एक धारणा रहती है जो कि लोग भी हमें कहते हैं कि भाई ऐसा ही किया जाना चाहिए क्योंकि स्ट्रेसेस तो सबकी लाइफ में है। और ये बात बिल्कुल सही है कि कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रेस ना आता हो। कोई व्यक्ति स्वस्थ है, बीमार है, बड़ा है, छोटा है, आदमी है, औरत है, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, सभी को स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस हम सबकी लाइफ का पार्ट है और स्ट्रेस के पीछे का एक सीधा सा मनोविज्ञान है कि जब भी हम अपने बाहरी दुनिया से डील करेंगे, हमेशा हम अपने क्षमता के साथ डील नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हमारे ऊपर हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे माहौल से चैलेंजेस आएंगे, हमें तनाव आएगा, हमें स्ट्रेस आएगा। और कुछ लोग किसी भी स्ट्रेस से आराम से डील कर लेंगे तो कुछ लोगों को छोटे छोटे स्ट्रेसेस से डील करने में भी बहुत मुश्किल आएगी। तो इसी तरह से हम सबकी क्षमताएं, हम सबके जो भी एबिलिटी होती है, स्किल होती है, उसी के बेसिस पे हम सभी लाइफ के स्ट्रेसेस से डील कर पाते हैं और कुछ लोगों को डील करने में मुश्किल होती है। पर ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग इन स्ट्रेसेस से बिल्कुल डील नहीं कर पाते और वो मानसिक बीमारी के शिकार हो जाते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ स्ट्रेस डिसऑर्डर्स हो गए, या यहां तक कि ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी गंभीर समस्याएं भी, बीमारियां भी स्ट्रेस के कारण पैदा हो जाती हैं। मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, साइकाइट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये सभी लोग ऐसा मानते हैं क्योंकि रिसर्चेस में भी ऐसा दिखाया गया है कि कुछ लोगों की स्ट्रेस को हैंडल करने की क्षमता थोड़ी कम होती है। कुछ लोग स्ट्रेसेस से डील करने में थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं, या ये कहें कि उनके पास कोपिंग रिसोर्सेज नहीं होते एप्रोप्रिएट अमाउंट में, मतलब कि पूरे सफिशिएंट उनके पास कोप करने के, सामना करने के, हालातों से डील करने की पूरी क्षमता नहीं होती या पूरे रिसोर्सेज नहीं होते, जिसकी वजह से वे अक्सर मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो कोपिंग स्किल्स और कोपिंग स्ट्रेटेजीज तो हम सीखकर स्ट्रेसेस से डील कर सकते हैं, पर यहां मैं इस वीडियो में एक और बड़े खास चीज पर, खास पहलू पर, या एक कहें कि एक मॉडल, एक थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, जिसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग स्ट्रेसेस की वजह से मानसिक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक इस तथ्य को, इस फैक्ट को बखूबी जानते हैं। वे इस मॉडल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, उनकी डेली प्रैक्टिस में वो इसी तरह से डील करते हैं अपने पेशेंट से कि कैसे जब हम मानसिक बीमारियों का मैनेजमेंट करें, भले दवाओं से या थेरेपी से, तो हम एक पेशेंट की स्ट्रेस को हैंडल करने की क्षमता को जरूर बढ़ाएं। भले ही वह स्ट्रेस काम से आ रहा हो, रिलेशनशिप से आ रहा हो, या अपनी रोजमर्रा की जीवन शैली या जो भी गतिविधियां हैं उनसे आ रहा हो, पर स्ट्रेस को डील करना तो सीखना होता है। मनोवैज्ञानिकों ने एक मॉडल दिया जिसे कहते हैं डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल, या स्ट्रेस डायथीसिस मॉडल भी बोलेंगे। इसी को एक और नाम से जाना जाता है वल्नरेबिलिटी स्ट्रेस मॉडल। ये एक ऐसा मॉडल है जो बताता है कि क्यों कुछ लोग स्ट्रेस की वजह से मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अपने जीवन के आम से दिखने वाले स्ट्रेसेस से कुछ लोगों को ही मानसिक बीमारी क्यों डेवलप होती है, क्यों वो पैदा हो जाती है, और लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग रीजंस की वजह से वो क्यों डेवलप हो जाती है, इसको एक्सप्लेन करने का एक बहुत अच्छा मॉडल है, मॉडल थ्योरी है डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल या वल्नरेबिलिटी स्ट्रेस मॉडल। डायथीसिस थोड़ा सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म लगेगा। ग्रीक भाषा का यह टर्म है जिसका मतलब होता है वल्नरेबिलिटी, मतलब प्रीडिस्पोजिशन, मतलब ऐसे कारण जो कि व्यक्ति के अंदर स्थायी रूप से मौजूद हैं, कभी कभी अस्थायी रूप से भी हो सकते हैं, पर एक लंबे पीरियड तक वो ऐसे कारण, ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति में मानसिक बीमारी को डेवलप करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ये कौन से स्थायी कारण होते हैं? जैसे जेनेटिक रीजंस होते हैं, मतलब कि कुछ जीन्स का होना, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर एंजाइटी या डिप्रेशन डिसऑर्डर्स में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं लोगों में जो कि वो अपने पेरेंट्स से या अपने पिछले की जनरेशन से इनहेरिट करते हैं। उन जीन्स की प्रेजेंस की वजह से लोगों में मानसिक बीमारी डेवलप करने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं उन लोगों के मुकाबले जिन लोगों के
अंदर वो जीन्स नहीं होते। दूसरे आते हैं कुछ और बायोलॉजिकल रीजंस, जैसे कि कुछ हार्मोनल डिफिकल्टीज हो सकती हैं, ब्रेन के अंदर कुछ उनके न्यूरोकेमिकल चेंजेस हो सकते हैं, किसी तरह के कुछ बायोलॉजिकल स्ट्रेस रिलेटेड चेंजेस हो गए, कोई बीमारी हो गई, या कुछ ऐसे रीजंस जिसकी वजह से लंबे समय तक एक व्यक्ति इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहा है या बायोलॉजिकल केमिकल चेंजेस से जूझ रहा है और उस वजह से उसमें मानसिक बीमारी डेवलप करने के चांस बढ़ जाते हैं। एक ये दूसरा वल्नरेबिलिटी कारण हो गया, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। तीसरा इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी फैक्टर आता है, या ये कहें कि तीसरा एक डोमेन है, टाइप है, वो होते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। मतलब किसी की पर्सनैलिटी ट्रेट्स और किसी के बिलीव्स और किसी के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस, जैसे कि चाइल्डहुड में इमोशनल अब्यूज हुआ हो, सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो, घर में बहुत ज्यादा तनाव देखा हो, किसी भी तरह के ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जिससे कि एक पर्सन की इमोशनल मेंटल हेल्थ लंबे समय से प्रॉब्लमेटिक रही हो और वह व्यक्ति एक समय के बाद मेंटल डिसऑर्डर डेवलप कर सकता है। साथ ही साथ कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, मैरिटल स्टेटस। मतलब कि किसी व्यक्ति का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अगर लो है, ऐसा देखा जाता है, उनमें मानसिक बीमारियां ज्यादा होती हैं, या वो होती हैं तो दूर नहीं होती। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मतलब लोग अगर काम धंधा नहीं है उनके पास तो भी उनको मानसिक बीमारियां डेवलप हो सकती हैं। मैरिटल स्टेटस मतलब शादी नहीं हो रही, डिवोर्स हो चुका है, कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिससे मेंटल इलनेस डेवलप हो जाती है। अब ये जो ऐसे फैक्टर्स हैं ये सिचुएशनल है, मतलब ये सिचुएशन की वजह से तो आ रहे हैं पर स्थायी रूप से मौजूद हैं, इनको आसानी से बदल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कुछ ऐसे सिचुएशन, हमारे जीवन के हालात, ये भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अब इसके ऊपर जब इन वल्नरेबिलिटीज, इन प्रीडिस्पोजिशंस के ऊपर अगर हमारे स्ट्रेसेस बढ़ जाएं, डे टू डे लाइफ को हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाए, तो मानसिक बीमारी के डेवलप होने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। और यही वजह होती है, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि कोई भी मानसिक बीमारी आएगी ही तभी जब वल्नरेबिलिटी तो होगी, पर साथ साथ स्ट्रेस आएगा कुछ ना कुछ, जिसमें कि पर्सन को डील करने में मुश्किल होगी। कोपिंग स्किल्स वो पूरी तरह से यूज नहीं कर पाएंगे, या उनमें होंगी नहीं वो कोपिंग स्किल्स, या वो स्ट्रेटजीज का यूज करना नहीं जानते होंगे। ये जो डायथीसिस टर्म है ये बहुत पुराना है, करीब 200-250 साल से मेडिकल साइंस में मौजूद है। डायथीसिस मतलब प्रीडिस्पोजिशन, मतलब कुछ जेनेटिक फैक्टर्स, प्रीडिस्पोजिशनल फैक्टर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स इनको बोला जाता है, जो कि मोटे तौर पे बायोलॉजिकल मतलब कि जेनेटिक ऐसे ही समझे जाते हैं, पर साथ साथ साइकोलॉजिकल और दूसरे फैक्टर्स को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जब हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। 1960 के दशक में पॉल मीहल करके एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया को लेकर बहुत काम किया था। उन्होंने इसको पहली बार साइकाइट्री में पॉपुलर किया और उनका ऐसा मानना था, उनका ऐसा देखना था, उन्होंने बहुत सारी स्टडीज से ऐसा पाया था कि स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि बहुत ही हाईली इनहेरिटेबल एक बीमारी होती है, मतलब कि फैमिलीज में रन करती है, वो तभी कुछ लोगों में डेवलप होता है स्किज़ोफ्रेनिया जब उनकी लाइफ में स्ट्रेसेस इस हद तक हो कि उन व्यक्ति का उस स्ट्रेस से डील करना करीब करीब मुश्किल हो जाए। मतलब ऐसे ही किसी को स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप नहीं हो जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके अंदर जीन है। स्ट्रेस का बहुत सिग्निफिकेंट लेवल तक मौजूद होना बेहद जरूरी है, तभी उनको स्किज़ोफ्रेनिया फुल ब्लोन डेवलप होगा, वो सिम्टम्स डेवलप होंगे। और यही वजह है कि उनका ऐसा मानना था और ऐसा देखना है। 1960 के दशक में तब इतनी जेनेटिक रिसर्चेस होती भी नहीं थी। धीरे 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 जब बहुत एडवांस हुई जेनेटिक साइंस, तो काफी सारी स्टडीज में उनकी कही हुई बातें, थ्योरीज, मॉडल्स काफी हद तक सही पाए गए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जरूरी नहीं कि फैमिली के अंदर लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया हो। बहुत से लोग होते हैं जो फैमिली के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया का जीन तो कैरी करते हैं पर उनको स्किज़ोफ्रेनिया नहीं होता। इसकी बजाय उनके अंदर कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स हम कह सकते हैं, या जिसे स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी ट्रेट्स कहा जाता है। इन ट्रेट्स की मौजूदगी की वजह से उन लोगों में हम कह सकते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया जीन का एक्सप्रेशन आ रहा है, पर फैमिली के बाकी के लोग शायद उस हद तक स्ट्रेसेस को फेस उन्होंने नहीं किया, या वो आराम से उनको डील कर गए, इसलिए उनको स्किज़ोफ्रेनिया नहीं हुआ। पर कोई एक ऐसा ज्यादा वल्नरेबल पर्सन होता है फैमिली के अंदर जो कि थोड़े से स्ट्रेस से भी स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप कर सकता है, और वो कर जाता है। यही वजह है कि अक्सर ये कहा जाता है कि भाई स्ट्रेसेस तो हम सब डील कर रहे हैं, पर इसी व्यक्ति को, जो हमारा फैमिली मेंबर है, इसी को ये बीमारी क्यों डेवलप हुई।
क्योंकि उसके अंदर वल्नरेबिलिटी के साथ साथ स्ट्रेसेस भी बहुत ज्यादा उसने फेस किए और वो स्ट्रेसेस को हैंडल करने की उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं थी। और यही वजह है कि स्किज़ोफ्रेनिया हो या कोई भी दूसरा ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर हो जिसके अंदर जीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है, उसमें एक पर्सन की स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाने पर बेहद जोर दिया जाता है। तभी वो पर्सन अपने सिम्टम्स और अपनी प्रॉब्लम से डील कर पाता है और स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स का या जो भी बीमारी है, बाइपोलर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, उसके इंपैक्ट को, उसके आने वाली सफरिंग को कम कर पाता है। अब इसको ऐसे देखें कि मान लीजिए दो बच्चे हैं, दोनों के अंदर फैमिली में डिप्रेशन पाया जाता है, या ये कहें कि दोनों के अंदर जीन है डिप्रेशन का। अब हम कहेंगे कि भाई पेरेंट में डिप्रेशन का जीन है तो बच्चों में शायद डेवलप हो ही जाएगा, पर ऐसा नहीं देखा जाता। किसी बच्चे को, मतलब वो जब बड़ा होता है, एडोलेसेंट होता है या जब वो एडल्ट बनता है, किसी को तो डिप्रेशन डेवलप होता है, किसी को डिप्रेशन डेवलप नहीं होता। तो वैज्ञानिकों का ऐसा देखना है, रिसर्चेस में भी ऐसा देखा गया कि जीन कैरी करने वाले ये दोनों बच्चे, अगर एक को मान लीजिए उसका सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा है, मान लीजिए वो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट है, मान लीजिए उसका फ्रेंड सर्कल बड़ा है, उसके फ्रेंड्स हैं और साथ ही साथ उसके फैमिली में काफी ज्यादा हार्मनी है, मतलब काफी ज्यादा मेल जोल है लोगों के बीच, काफी प्यार मोहब्बत बना हुआ है, उसका सोशल नेटवर्क अच्छा है और उसको जो फैमिली एनवायरनमेंट मिला है वो बड़ा ही पीसफुल और बड़ा ही केयरिंग वाला मिला है, ये व्यक्ति डिप्रेशन डेवलप नहीं करेगा। पर वहीं दूसरा एक बच्चा है जो अगेन जीन कैरी कर रहा है डिप्रेशन का, पर मान लीजिए उसको बचपन में फैमिली में किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, डिवोर्स हो जाता है पेरेंट्स का, लड़ाइयाँ होती हैं घर में, फादर या कोई अल्कोहलिक है और वो मारपीट करते हैं, गाली गलौच होती है, बच्चे को स्कूल में जो है बच्चे दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको बुली करते हैं, तंग करते हैं, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसके फ्रेंड्स नहीं बन पाते, बच्चा बहुत ज़्यादा शाई हो सकता है, किसी ना किसी वजह से उस बच्चे को अब डेवलप होने के चांस ज्यादा हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर के। मतलब अब ये दोनों बच्चे जिसमें दोनों में डिप्रेशन के जीन थे, एक को तो डिप्रेशन डेवलप नहीं होगा क्योंकि उसका सोशल नेटवर्क, फैमिली, उसका एनवायरनमेंट अच्छा है, दूसरे को डेवलप होने के चांस ज्यादा हैं क्योंकि उसे स्कूल में या अपने आसपास की दुनिया में स्ट्रेसफुल माहौल देखने को मिला है, भले वो फैमिली हो या भले वो स्कूल हो। ऐसे बच्चों के लिए फैमिली के अलावा स्कूल का एनवायरनमेंट भी बहुत टॉक्सिक हो जाता है और ऐसे में अगर हम बच्चे को हेल्प नहीं करेंगे उसकी प्रॉब्लम को दूर करने में, उसके अच्छे फ्रेंड्स बनाने में और उसके जो भी प्रॉब्लमेटिक इश्यूज हैं उसको डील करने में हेल्प नहीं करेंगे, तो चांसेस बहुत हाई हैं जब ये धीरे धीरे बड़ा होगा, 18, 20, 25 की एज तक जाएगा तो ये डिप्रेशन डेवलप कर सकता है। और इस हद तक ये डिप्रेशन डेवलप कर सकता है कि शायद जितने लंबे टाइम तक उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस नेगेटिव रहेंगे उतने लंबे टाइम तक इसका डिप्रेशन भी बना रहेगा, जो दवाइयों से और बहुत सारे दूसरे ट्रीटमेंट से शायद ठीक करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए प्रिवेंशन पर भी फोकस करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि प्रिवेंशन से हम बहुत अर्ली एज में ही ये जांच कर, ये पता करके कि अगर किसी की फैमिली में डिप्रेशन है यानी कि जीन मौजूद है बच्चे में, तो उसको एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देने पर, उसकी कोपिंग स्किल्स को बेटर करने पर कैसे जोर दिया जाए ताकि लंबी उम्र में, बड़ी उम्र में जाकर उसको डिप्रेशन या कोई दूसरी बीमारियां डेवलप ना हो या उसका रिस्क बहुत कम हो जाए। यही बात डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, एंजाइटी डिसऑर्डर, पीटीएसडी, ओसीडी, एडिक्शन के डिसऑर्डर सभी में लागू होती है। सभी बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में स्ट्रेस डायथीसिस मॉडल एप्लीकेबल है किसी ना किसी हद तक। अब आप अपने स्क्रीन पर एक देखेंगे, एक इमेज है जहां पर आप देखेंगे कि एक दो ग्लास बने हुए हैं, SS लिखा है, D1 D2 लिखा है बेस में। SS का मतलब ये है कि ये स्ट्रेस है। अब ये इमेज जो है ये दिखा रही है कि स्ट्रेस जो है वो दोनों को बराबर है, पर D1 और D2 में आप देखेंगे कि फर्क है, D1 छोटा है, D2 बड़ा है। S का मतलब है स्ट्रेस, D1 और D2 मतलब ये है उनका डायथीसिस, मतलब उनकी प्रीडिस्पोजिशन, मतलब हम कह सकते हैं कि जेनेटिक फैक्टर कितना मजबूत है, या जेनेटिक के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी, उसका फैमिली एनवायरनमेंट, सब चीजें इसमें आ जाती हैं। तो इसमें देखने में क्या आता है कि प्रीडिस्पोजिशन जब कम होगी, स्ट्रेस इक्वल होगा, स्ट्रेस फिर भी एक सफिशिएंट क्वांटिटी में होगा, चांसेस कम है कि इस व्यक्ति को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप हो। पर अगर उसकी प्रीडिस्पोजिशन भी ज्यादा है और स्ट्रेस भी एक सफिशिएंट क्वांटिटी में है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि उसको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप होगा ही होगा, या चांसेस ज्यादा है कि वो हो सकता है, रिस्क बढ़ जाता है। तो यहां पर भरे हुए ग्लास का क्या मतलब है कि अब उस पर्सन की लाइफ उतनी ज्यादा इंपैक्ट हो चुकी है बीमारी से। खालीपन जो है गिलास के अंदर मतलब
कि व्यक्ति के अंदर अभी क्षमता है, व्यक्ति अभी और भी काफी हद तक फंक्शनल हो सकता है। तो ये पूरा ग्लास क्या है, एक व्यक्ति की परफॉर्मेंस लाइफ को शो कर रहा है। जितना भरा होगा मतलब उतनी ज्यादा बीमारी है, उतनी ज्यादा बीमारी की वजह से इंपैक्ट आ रहा है, उतना ज्यादा उसकी लाइफ जो है वो अफेक्टेड है अपनी बीमारी से। तो बीमारी कब होगी, कितनी ज्यादा इफेक्ट होगी उसकी लाइफ, जब ज्यादा प्रीडिस्पोजिशन हो और ज्यादा स्ट्रेस भी हो। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक सिंपल सा एक ऐसी डेमो आप कह सकते हैं, एक एनालॉजी से हम बना सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। हालांकि इतना क्लियरली, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हम नहीं डिफाइन करते, बट इजी तरीके से समझने के लिए ये आसान एक पिक्चर, एक है, इमेज है, हम देख सकते हैं कैसे हो रहा है हमारी लाइफ में, क्या क्या चीजें काम कर रही हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, अब मैं इस वीडियो का अंत करूंगा कि डायथीसिस मतलब जेनेटिक, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, फिजियोलॉजिकल, पर्सनैलिटी ऐसे फैक्टर्स होते हैं, या कुछ ऐसे अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जिसको कि बदला नहीं जा सकता, जो बस हो चुके हैं। अब स्ट्रेसेस में आ जाते हैं हमारे ऑनगोइंग लाइफ एक्सपीरियंसेस, जिससे कि हमें डील करने में मुश्किल हो रही है, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा जूझना पड़ रहा है। चाहे वो हमारी जॉब हो, बिजनेस हो, फैमिली लाइफ हो, या कोई बीमारी भी हो सकती है, या किसी भी तरीके का हमारा स्ट्रेसर जो कि हमारे को ज्यादा सोचने पर, ज्यादा परेशान होने पर मजबूर करता है, जिसके साथ हमें लाइफ में बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स बनानी पड़ती हैं, बहुत ज्यादा लाइफ को हमें बदलाव लाने पड़ रहे हैं उसके अंदर ताकि हम डील कर सकें। वो होते हैं हमारे स्ट्रेसेस। तो सभी की लाइफ में स्ट्रेसेस मौजूद होते हैं, पर वल्नरेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो चांसेस बहुत हाई हैं कि उतने ही स्ट्रेसेस दिखने वाले जो कि सारे फैमिली मेंबर्स या दूसरे लोग फेस कर रहे हैं, पर वल्नरेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से, जैसे कि कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, जिसमें एक होता है न्यूरोटिसिज्म पर्सनैलिटी ट्रेट होता है, या जिसे हम कह सकते हैं शाइनेस होती है कुछ लोगों में, इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, इंट्रोवर्ट कुछ लोग होते हैं, हालांकि सारे इंट्रोवर्ट्स के साथ ऐसा नहीं होता, पर इंट्रोवर्जन भी काफी केसेस में एक रिस्क फैक्टर देखा जाता है, वल्नरेबिलिटी फैक्टर का काम करता है। इसी के साथ इंपल्सिविटी एक फैक्टर होता है, मतलब कि एक ऐसा पर्सनैलिटी ट्रेट जिसकी वजह से एक व्यक्ति रिस्की बिहेवियर्स दिखाने के लिए मोटिवेटेड होता है, जैसे कि अल्कोहल, ड्रग का इंटेक ज्यादा करेंगे, रिस्की सेक्सुअल रिलेशन ज्यादा बनाएंगे, तो ऐसे में उनको भी कई सारी एडिक्शन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो कोई पर्सनैलिटी ट्रेट होगा, फिर उसके बाद लाइफ के अंदर कुछ चेंज आएगा, और जब दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो बीमारी पैदा हो सकती है। तो ये होता है रीजन कि कुछ लोगों में ही स्ट्रेस की वजह से क्यों मानसिक बीमारी डेवलप होती है, क्योंकि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में मौजूद हो सकते हैं। एक फैक्टर मौजूद होगा, थोड़ा लोड होगा मानसिक बीमारी डेवलप करने का, पर ज्यादा अगर वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स होंगे तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि उनके अंदर आम छोटे मोटे स्ट्रेसेस की वजह से भी, थोड़े बहुत स्ट्रेसेस की वजह से भी उनके अंदर मानसिक बीमारी हो सकती है। तो कम स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस, थोड़ा बहुत एकेडमिक स्ट्रेस हो गया, पर अगर किसी के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया का जीन है तो 15-16 की उम्र में एक बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है। हालांकि वो छोटा मोटा एकेडमिक स्ट्रेस ही क्यों ना फेस कर रहा हो, पर उसको उससे डील करने में बहुत मुश्किल आएगी और वो साइकोटिक डिसऑर्डर डेवलप कर सकता है। ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन सभी में करीब करीब ऐसा देखा जाता है। तो इसलिए स्ट्रेस को हमें यहां पर कम नहीं आंकना, लाइफ के चैलेंजेस को कम नहीं आंकना। अगर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ज्यादा हावी हैं तो चांसेस बहुत हाई हैं कि डिसऑर्डर डेवलप होगा, या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स अगर कम हैं और अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आमतौर पे जितना कोई स्ट्रेस फेस करता है उससे ज्यादा हो जाता है, तो भी चांस है कि उस व्यक्ति में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। पर यहां पर जो हम फोकस कर रहे हैं वो स्ट्रेस डायथीसिस मॉडल में वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स पर ज्यादा फोकस है। तो वल्नरेबिलिटी ज्यादा होना, चाहे उसमें जेनेटिक हो, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो, या लाइफ के और एक्सपीरियंसेस हो, जितने ज्यादा ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे फैक्टर्स, उतना ज्यादा रिस्क होगा मानसिक बीमारी डेवलप करने का। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।